KP classes dedicated to excellence. हेलो बच्चों, वेलकम टू केपी क्लासेस। मैं ऋतिक आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और केपी क्लासेस खास तौर से बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्रैश कोर्स लेके आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम आने वाले 20 डेज में सारे फिजिक्स के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, टॉपिक्स, थ्योरीज और न्यूमेरिकल्स और लास्ट ईयर के बोर्ड पीवाईक्यूज जो है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और पूरा जो टॉपिक है वो हम जो कवर करने जा रहे हैं आने वाले 20 दिनों में, जिसमें से हमने दो चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये हमारा डे 3 है। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को रेगुलर एग्जाम अपडेट्स चाहिए, क्विज, तो आप जो है केपी क्लासेस का जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको रेगुलर जो है एग्जाम्स अपडेट्स और क्विज वहां मिल सकते हैं। तो नाउ आज का अगर हम अपना देखें तो आज हमारा जो 3rd चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसकी बात करेंगे। और ये पूरा 20 डेज का जो है वो शेड्यूल्ड है, आप देख सकते हैं डिटेल, जहां पे डे 1 हमारा डन हो चुका है और डे 2 हमारा डन हो चुका है। अब आज हम जो बात करेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अभी तक जो है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, ये आपने पहले पढ़ा। और दूसरी तरफ आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो बच्चों देखो अभी तक किया क्या हमने कि हमने चार्ज देखा, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने ये देखी कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बात कर लिए, लेकिन अब बात आती है कि किसके पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पास होगा। तो हमने उस बेसिस पे हम पोटेंशियल देखे, और पोटेंशियल कुछ नहीं है। उसके बाद पोटेंशियल के बाद जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल देख लिया, तो अब बात आती है कि कौन सा कंडक्टर या कौन सा जो है मेटल वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो है वो कैपेबल है और कितना ज्यादा वो एनर्जी स्टोर कर सकता है। उस चीज को देखने के लिए हमने उसकी कैपेसिटी को देखी हमने। और कैपेसिटी को देखने के बाद जो फिनोमिना था उसको हमने बोल दिया कैपेसिटेंस। और जो भी कंडक्टर इस कैपेसिटी, जो भी कंडक्टर कैपेसिटेंस शो कर रहे थे या ये शो कर रहे थे कि वो कितनी एनर्जी स्टोर्ड करेंगे, दैट विल बी द कैपेसिटर। अब बात करते हैं कि करंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो अब जब चार्ज हो गया, चार्ज के बाद पोटेंशियल की बात हो गई, पोटेंशियल के बाद ऐसे कंडक्टर की बात हो गई जो एनर्जी स्टोर करेंगे, तो अब बात आती है इलेक्ट्रिफिकेशन की, कि करंट कितना फ्लो होगा। जो भी कंडक्टर या जो भी हम मटेरियल देखें, उससे कितने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहे हैं, कितनी उसकी करंट है, करंट फ्लो करने की जो है कैपेबिलिटी है। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा यही है, जिसमें हम पूरी तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। सो नाउ आते हैं हम आज के पहले टॉपिक पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की और अगर उसके साथ आप किसी भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वो है, प्लेटफॉर्म है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप केपी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप iOS यूजर हैं तो आप क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके वहां पे ORG कोड ICO फिल कर सकते हैं। और उसके बाद होगा क्या बच्चों, जैसे ही आप उसके होम पेज पे आएंगे, होम पेज पे आने के बाद में आपको यहाँ 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, और उसके अंदर आप यहाँ पे नंबर 2 पे आपको फ्री मटेरियल का ऑप्शन दिख रहा होगा, और फ्री मटेरियल के ऑप्शन में आप टेस्ट में जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे जो क्लासेज चल रही हैं उनकी पीपीटीज अवेलेबल हैं, जिनको आप एज ए शॉर्ट नोट यूज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो जल्दी से जाके आप जो है ये एप्स डाउनलोड करिए और यहां से अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कीजिए और जो है चैप्टर है उसको कंप्लीट रिवाइज करिए। नाउ आज की अगर बात करें तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि करंट और इलेक्ट्रिसिटी आज का हमारा चैप्टर रहेगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे।
तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट जो है वो होता क्या है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अगर इसको आसान वाली भाषा में समझें तो बच्चों कुछ नहीं है, आपने ये 10th में भी पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, कि पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है वही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ प्रॉपर वे, रैंडम मैनर में नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक शॉर्ट सा एग्जांपल बताऊं आपको, तो करना क्या है कि सपोज अगर आपने एक कोई वायर लिया है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, और एक कोई वायर है उसकी भी लेंथ L है, लेकिन ये बैटरी से कनेक्टेड है बच्चों, ये बैटरी से कनेक्टेड है और ये विदाउट बैटरी है। ये क्या है, विदाउट बैटरी है, और ये विथ बैटरी है। अब करना क्या है आपको, सिंपली कि आपको यहां पे अगर इस करंट को कहीं से भी मैं अगर इस वायर को कहीं से ब्रेक कर दूं तो, और आपको कहूं कि मैं डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आइए, तो आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फील होगा ना, आपको शॉर्ट होगा वहां पे, मतलब आप जाएंगे जैसे ही टच करेंगे आपको शॉक लगेगा और आप अपने हाथ को पीछे खींच लेंगे। सेम आपको क्या करना है कि इस तार को भी मैं यहां से ब्रेक कर देता हूं और आप इसको ले जाके धूप में रख दीजिए। धूप का मतलब कि वहां पे कम से कम 35 से 40 डिग्री के बीच में, सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर हो। और टेम्परेचर में क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप अगर मैं ये पूछूं कि यहां पे तो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा, यहां पे लग रहा है, तो कुछ लोग बोल देंगे कि ये तो बैटरी से कनेक्टेड है, वो बैटरी से कनेक्टेड है ही नहीं। तो बैटरी से कनेक्शन का मतलब ये है कि सिंपली हम उसको पोटेंशियल दे रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं मूव करने के लिए। यही तो कर रहे हैं कि जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे यहां से उसको बैटरी से क्या मिलेगा, ईएमएफ नहीं गए तो एनर्जी मिलने से क्या होगा, जो वायर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे और शॉक लगेगा। लेकिन यहां पे भी तो अगर वो 30 से 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर वो धूप में रखा हुआ है तो सेम चीज तो वहां भी होनी है कि उसको एनर्जी मिल रही है। लेकिन इस वाले की सिनेरियो में हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। उसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि यहां पे जो इस वाले वायर में इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे होते हैं, वो उनका जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है, यानी जिगजैग कह सकते हो आप, या फिर क्या कह सकते हो कि ये रैंडम मोशन करते हैं। तो जब रैंडम मोशन करते हैं तो एक दूसरे की एनर्जी को ये कोलैप्स करके क्या बना देते हैं, नेट एनर्जी जो है वो जीरो कर देते हैं वो। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए एक चार्ज का जो फ्लो है वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इस वाले कंडीशन में हमें शॉक नहीं लगता है, जबकि इस वाले कंडीशन में हमें शॉक लगता है, क्योंकि एक परफेक्ट जो है वो पाथ होता है जिसको वो इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं। कि आप बैटरी लगाया तो सब ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से चलते हैं और यहां पहुंचते हैं, फिर वही जो प्रोसेस है वो बार बार कंटिन्यू होती रहती है। तो इस वाले सिनेरियो में हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और इस वाले सिनेरियो में नहीं लगता है। आते हैं वापस हम अगर अपने, तो है क्या कि the electric current is defined as the charge flowing through any section of the conductor and nothing but I is equal to Q by T. So per unit time में जितना भी चार्ज जो है उस कंडक्टर से या किसी भी सेक्शन के थ्रू जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। नाउ अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट होते हैं, कि करंट भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कन्वेंशन करंट, जैसे कैपेसिटेंस में हमने कन्वेंशन करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो करंट की जो करंट है वो किस वजह से है, वहां पे जो सर्किट में करंट है वो किस वजह से है, उस पे ये डिपेंड करता है कि करंट के कितने टाइप्स हैं। अब अगर पहली बात करें तो यहां आपको जो ग्राफ दिख रहा होगा बच्चों, मैं इसको इस तरह कर देता हूं, ये जो ग्राफ दिख रहा होगा आपको, तो ग्राफ में देख सकते हैं कि ये आई जो है यहाँ पे ये करंट है और ये टाइम के रेस्पेक्ट में जो है ग्राफ है आई और टी, ये आई टी ग्राफ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तो ये वाला ग्राफ है जिसमें ये लाइन ए है, एक ये ऐसे स्लोप है जिसमें बी, एक ये है बच्चों ये सी है, और एक ग्राफ ये तो बहुत ही वेल नोन ग्राफ है, आप इससे बहुत ही ज्यादा वाकिफ होंगे, जो कि साइनोसॉइडल कर्व है। तो अब बात करते हैं पहले हम ए की, कि जो ए जो है
तो ये बच्चों क्या है, ये दिखा रहा है कि टाइम के रेस्पेक्ट में आप करंट जो है आपका वो कांस्टेंट रह रहा है, सिर्फ टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कैसा है, ये स्टेडी करंट को दिखाएगा। स्टेडी करंट का मतलब कि टाइम के रेस्पेक्ट में करंट जो है वो स्टेडी बने रहना, एक यूनिफॉर्म बने रहना, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। नाउ बी और सी जो आपका पॉइंट है, जिसमें बी भी एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है और सी वाला जो है वो इस तरह से कुछ कर्व है, ठीक है। बी एंड सी क्या है, उसमें करंट तो जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन का कोई भी यहां से प्रॉपर वे नहीं निकल रहा कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। कि अगर यहां पे देखें तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ तो सब जानते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में होता क्या है कि यहां से एक निकलती है और इसका जो स्लोप होता है वो m होता है, और ये वाला जो है इसमें जैसे जैसे टाइम के साथ आप बढ़ेंगे तो करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन, क्योंकि देखो बच्चों करंट जो है वो भी क्या है, उसकी भी डायरेक्शन होती है, तो इसमें डायरेक्शन का कोई प्रॉपर वे फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। तो बी एंड सी वेरिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। सी वाले में भी यही है, आप यहां से गए फिर आपका ये इंक्रीज हुआ, फिर ये देखिए मतलब पाथ उसका चेंज हो रहा है, बट ये जो आईटी ग्राफ है वो उसमें मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, बट डायरेक्शन हम नहीं बता पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या डायरेक्शन है। इंस्टेंट टाइम भी बताएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डी। सो ये डी वाले में क्या है बच्चों की, ये जो है एक पीरियोडिकल, अगर आप ऑसिलेशन पढ़े होंगे, ऑसिलेशन चैप्टर अगर 11th में, तो आपको पता है कि ये एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में वो अपने सेम जो है उसको रिपीट कर रहा है। तो डी वाला जो ग्राफ है बच्चों वो यही है कि अल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कॉन्टिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। कि एक तो वो अल्टरनेटिंग करंट है कि यहां इतने हाफ साइकिल के लिए तो आपको मैक्सिमम मिलेगा, फिर ये निगेटिव में मैक्सिमम मिलेगा, फिर दैट विल बी पॉजिटिव मैक्सिमम एंड दैट विल बी निगेटिव मैक्सिमम। लेकिन ये क्या है, साथ में एक पीरियोडिक मोशन है जिसमें वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में इटसेल्फ क्या कर रहा है, वो अपने आप को रिपीटेड, ये अपने आप को क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम के बाद में फिर से रिपीट कर रहा है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। सो अब बात अगर करें कि ये करंट जो है हमने उसके टाइप्स देख लिए कि स्टेडी करंट कब होगा, डायरेक्ट करंट कब होगा, और डायरेक्ट, हाँ और एक चीज कि बी एंड सी को आप डायरेक्ट करंट भी, डीसी भी कह सकते हैं, क्योंकि करंट मैग्नीट्यूड वाइज चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन कोई पता नहीं है। और अल्टरनेटिंग में क्या है कि टाइम की रेस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है कि यहां पॉजिटिव हाफ मैक्सिमम है, यहां नेगेटिव हाफ मैक्सिमम है। सो इट विल लुक्स लाइक अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों। नाउ अब बात करते हैं हम अगर, तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है। कन्वेंशनल करंट अगर देखें तो कन्वेंशनल करंट इज द करंट हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर सपोज करिए ये कोई प्लेट्स है और ये प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज है, ये अगर प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है भाई अगर इधर वाली प्लेट प्लस चार्ज है तो उधर क्या होगा कि उस साइड में जो इलेक्ट्रॉन है वो उस साइड में जाएंगे क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो नाउ इन दिस केस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और ये पर्टिकुलर वे में कर रहे हैं, एक प्रॉपर मैनर है इनका, फॉलो एक पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो अगर प्रॉपर फॉलो पाथ कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में क्या होगा, यहाँ पे एक करंट होगा और करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही होगी। सो इट विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब सपोज करिए कि अब है क्या कि कन्वेंशनल करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे सेम सिनेरियो एक और है कि अब यहां पे ये प्लस चार्ज है, ठीक है।
अब यहां पे भी क्या कर रहे हैं कि अब की बार ये वाला ना करके पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ये हो गई, तो अब फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब इधर मूव करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो फिर करंट भी क्या होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ठीक है, तो जो कन्वेंशनल करंट जो है वो एक तरह से अगर आप समझे तो वो कन्वेंशन ऑफ करंट ड्यू टू द, किसके कारण, ड्यू टू द चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, और वो किसके कारण, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द करंट, की जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो मोशन होगा चार्ज का, एंड दैट विल बी द कन्वेंशनल करंट। ठीक है, नाउ अगर आप बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो बच्चों देखो जब चार्ज मूव कर रहा होगा कंडक्टर में, अगर हम बात करें, ये आपको दिख रहा होगा जहां पे ये जो है कंडक्टर है पूरा, ठीक है, और यहां पे ये ए पॉइंट है। अब आपको पता है कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो दिस वन विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल नेगेटिव। सो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे इस साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर से पॉजिटिव है इधर से नेगेटिव है, तो क्या होता है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, और नेगेटिव है तो नेगेटिव से अंदर की तरफ आना चाहिए उसको, और पॉजिटिव से बाहर की तरफ, तो पॉजिटिव से दैट विल बी द पॉजिटिव, तो आउटवर्ड निकल रहा है, और इधर जो है वो इनसाइड आ रहा है। अब यहाँ पे करंट जो है वो आपको करंट की डायरेक्शन पता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो ये करंट हो गया, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया। अब बात हो रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, फिर यहां से इसके थ्रू वापस, और यही सेम चीज जो है चलती जाएगी। तो अब यहां पे क्या है कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है क्या, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसी चीज, मतलब वो वेलोसिटी है जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, और वो किसके कारण ड्रिफ्ट होते हैं, which the free electrons get drifted towards the positive terminal under the effect of applied electric field, कि जैसे ही जो आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी इस बैटरी के कारण, तो हुआ क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि करंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही जो है वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के कारण। इसीलिए जब आप देखते होंगे कि एक एग्जाम्पल होता है कि ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट जो होता है कि पेंसिल में क्या होती है, ग्रेफाइट होती है, तो ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट। ठीक है, ग्रेफाइट में, इसलिए पेंसिल जो है वो कंडक्टर होता है, पेंसिल मतलब जो पेंसिल ऊपर का वो वुडन पार्ट नहीं, पेंसिल की जो लीड होती है जिसको, जो ग्रेफाइट से बनी हुई होती है, तो वो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कंडक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है ना, तो अब बात कर रहे थे हम यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी with the free electrons get drifted towards the positive terminal under the effect of applied electric field। कि है क्या वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी को इस तरह देखें तो जो vd है आपका, वो vd है क्या, this one will be acceleration and this one will be tau। अब ये जो टाउ है बच्चों, ये टॉर्क नहीं है, ये जो टाउ है ये टॉर्क नहीं है, ये टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम। कि होगा क्या कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में परस्पर जो क्योंकि जब वो जाएंगे तो उनके बीच में रेस्पेक्टिवली क्या होगा, कोलिजन होगा, उन दोनों के बीच में कोलिजन होगा। क्योंकि अब क्या किया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब ऐसे सिंपल सा समझिए, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो क्या हुआ, फिर से वही एनर्जी मिला, एनर्जी मिला तो अब जो उनकी जो नॉर्मल स्पीड थी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वो बढ़ जाएगी। अब बढ़ेगी तो क्या होगा कि एक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट होकर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगा, और कंसेक्यूटिवली क्या होंगे, कोलिजन्स होगी। तो दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम होगा, या जो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो टाइम होगा, दैट विल बी द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और उसे टाउ कह रहे हैं, और vd इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई टाउ। अब a क्या है आपका, एक्सेलरेशन। सो अब a की बात करें तो a क्या होता है, बेसिकली आप न्यूटन लॉ से जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma, यही होता है। लेकिन यहां पे F इज इक्वल टू QE भी होता है। अगर मैं दोनों को इक्वल लिखूं तो होगा क्या,
QE इज इक्वल टू MA। सो यहां से A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? QE और बाई M, QE बाई M। और इसी को अगर यहां पुट कर दूंगा मैं तो इट विल बिकम्स VD इज इक्वल टू Q टाइम्स E बाई M एंड टाउ। और टाउ क्या है आपका? रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है बच्चों? रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम ऑफ टू कंसेक्यूटिव कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया कि VD इज इक्वल टू QE बाई M इज इक्वल टू टाउ। अब यहां पे Q जो है उसको इन्होंने E लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगर हम Q की बात करें तो Q को सिंपली हम E से लिखते हैं कि एक मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो चार्ज के बराबर, कि चार्ज का एक फंडामेंटल जो आपको पहले चैप्टर में भी बताया गया है कि जो चार्ज है उसका फंडामेंटल एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल में लिखते हैं, जिसका वैल्यू जो है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलाब होता है, जो कि बच्चों इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ठीक है, एक चीज और आती है कि अब अगर फिर करंट की बात करें, अगर करंट की बात करें तो करंट बच्चों होता क्या है? I इज इक्वल टू Q बाई T, यही होता है बच्चों, I इज इक्वल टू Q बाई T। और यहां से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं, अगर इस चीज से मैं Q की वैल्यू पुट करके निकाल लूंगा तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से अगर नेक्स्ट में देखें कि Q की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा तो Q विल बिकम्स VD टाइम्स M अपॉन E टाइम्स टाउ, यही बन जाएगा बच्चों। तो अब जब वहां रखेंगे तो वहां होगा क्या कि वहां ये होगा कि E इज इक्वल टू M बाई टाउ। सो यहां से जो हमारा करंट है, जो करंट है बच्चों वो बनेगा I इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या फिर Q, और ये क्या हो जाएगा? एरिया, कितने एरिया से, और इसके साथ में जो हमारा क्या है बच्चों, क्योंकि अगर I इज V बाई डी से भी अगर हम देखें तो इससे जो करंट है हमारा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू एरिया, और जितनी स्पीड, क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिसको हमने VD के द्वारा लिखा है, सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो करंट है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के है। नाउ VD, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी A एक्सेलरेशन, टाउ यहां पे रिलैक्सेशन टाइम है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और M नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब बच्चों जो है पूरा कन्वेंशनल करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का जो है आपके सामने पूरा ये। अब बात करते हैं इसके आगे जस्ट कि करंट डेंसिटी क्या होती है। सो करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट विद इन अ कंडक्टर इज द करंट थ्रू ए यूनिट एरिया कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर करंट डेंसिटी की बात करें तो जैसे कल भी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में डेंसिटी की बात की थी, तो बच्चों सिंपली डेंसिटी जो है, अगर आप सिंपली डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी होता क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना बच्चों। अगर सिंपली बात करेंगे कि मास अपॉन वॉल्यूम का, तो मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो नाउ अगर करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी में क्या हो जाएगा कि करंट डेंसिटी को हम लिखते हैं J, और ये हो क्या जाएगा? I। अब यहां पे फिर क्या वही बात आ जाएगी कि अब एरिया से अगर हम डिवाइड कर देंगे कि जितने भी एरिया में जो है वो जितना भी, अगर एरिया को हम 1 मीटर स्क्वायर ले लें या यूनिट ले लें एक पर्टिकुलर केस में, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर का कोई कंडक्टर है जिसकी सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर पर यूनिट जो टाइम है उसमें जितना भी करंट फ्लो होगा वो क्या है? करंट डेंसिटी है। यही चीज यहां पे है कि द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट विद इन अ कंडक्टर इज द करंट थ्रू अ यूनिट एरिया। कि ए को इसने क्या मान लिया है? 1 मान लिया, यूनिट मान लिया है। यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर
around that point provided the area is perpendicular to the direction of flow। हमेशा जो फ्लो ऑफ करंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलेगी, ठीक है, जो कि हमने पिछले 2 चैप्टर में देखा है। तो अगर मैं बात करूं कि जो J है हमारा वो क्या है बच्चों, I बाई ए, और I हम वहां से देख के आ रहे हैं क्या है, NEA, और ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन एरिया। सो एरिया से एरिया कैंसिल, सो J बिकम्स NE और VD, जो कि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो I को सिंपली हम क्या लिखेंगे, जो I हमारा है वो हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, जिसे J के द्वारा लिखेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी I विल बिकम J इंटू A, I इज इक्वल टू J इंटू A। और अगर यहां पे देखेंगे तो वही बात आ जाएगी जिसको हमने यहां से डिराइव किया है। अब बात करते हैं बच्चों ओम्स लॉ की, क्योंकि अगर हमें करंट की बात करनी है तो करंट का ही एक जो है एनिमी है वो रेजिस्टेंस होता है। तो जब तक रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्किट को स्टार्ट हमने पहले चैप्टर में चार्ज से किया, चार्ज के टाइप्स देखे, फिर पोटेंशियल की बात की, फिर करंट की बात की। लेकिन अब करंट की बात करने के बाद अब रेजिस्टेंस की भी बात करनी होगी, क्योंकि बिना रेजिस्टेंस के तो फिर सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या तो फिर प्रॉपर बात नहीं हो पाएगी उस सर्किट के बारे में। सो अब ओम्स लॉ की बारी आती है, और ये जो ओम्स लॉ है वो ओम्स जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया, जिनके नाम पे ये ओम्स लॉ है। सो ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों कि द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor when physically conditions such as temperature, mechanical strength remains the same। इजी वे में अगर इसे समझें तो क्या है कि जो आपका सपोज करिए कि ये देखिए, ये आप मान लीजिए आपका कोई सर्किट है, इस सर्किट पे आपने बैटरी कनेक्ट की हुई है, इस बैटरी का ये वाला जो पॉइंट है वो प्लस है और ये माइनस है, एंड इसको V हमने वोल्ट दे रखा है सपोज, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो करंट है हमारा उसकी डायरेक्शन ये है। तो आपको पता है करंट पॉजिटिव से नेगेटिव ही होती है फ्लो, तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब जो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसकी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की होगी। इक्वेशन 1 इसको आप समझिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट उस जो भी सर्किट में फ्लो हो रही है वो इस बात पे ही डिपेंड करेगी कि, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब तक होगा, अगर आप देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा क्यों, अगर पहले चैप्टर में हमने बात किया कि चार्ज ऑफ जो चार्ज है वो फ्लो होंगे या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी, होगा क्यों वो, क्योंकि एक तरफ लूजली बाउंड होगा एक तरफ वो लूजली बाउंड नहीं होगा। तो लूजली बाउंड जो होगा वो इजी टू क्या होगा, गिव अप करेगा कि हाँ ठीक है दे दे रहे हैं, लेकिन होगा तभी तक ना कि जब तक ये दोनों तरफ नंबर ऑफ या कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे तो दोनों जब लेवल, क्योंकि आपको पता है हायर टू लोअर, या फिर तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, चाहे हीट हो चाहे एनर्जी हो चाहे कुछ भी ट्रांसफर होगा, तो एक हायर होना चाहिए एक लोअर होना चाहिए, दोनों में गैप होना चाहिए। तो वही पोटेंशियल, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, तो फिर फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बंद हो जाएगा, और जब फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप हो जाएगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगी सर्किट में। तो इसीलिए जो करंट है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि उस पर्टिकुलर सर्किट में जो है कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। आई बात समझ में? सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दैट विल बी द इक्वेशन 1, और ये क्या था, ओम्स ने बताया। अब उसके सेकंड बात करें तो सेकंड बात में क्या होगा कि अगर I इज प्रोपोर्शनल टू V, तो हम क्या करेंगे, ये I इज प्रोपोर्शनल टू V और V इज प्रोपोर्शनल टू I। इसमें देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन ये होगा कि जब आप I इज प्रोपोर्शनल टू V लिखेंगे, जब यहां पे I इज प्रोपोर्शनल टू V लिखेंगे, इस सिनेरियो में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो I इज इक्वल टू 1 by R इंटू V। सो V बिकम्स
आई आर। तो यहां पे जो 1/r है बच्चों, यहां पे जो 1/r है दैट विल बी द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब होता क्या है कि हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि अगर v सपोज कि v इज प्रोपोर्शनल टू i लिखते हैं हम, तो यहां पे क्या होता v इज इक्वल टू आई आर, एंड इस सिनेरियो में जो हमारा r होता वो क्या होता, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता। तो आपको ये बात समझ में आई कि हम इस वाले में क्यों ऐसा लिखे और इस वाले में क्यों लिखे, कि सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो हम रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ले रहे हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। नाउ अब वो एक चीज और इस कंडीशन में है कि ये टेम्परेचर स्ट्रेन, मतलब उस फिजिकली कुछ भी हो उस कंडक्टर का, स्ट्रेन बढ़ा दिया आपने, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ये जो भी कर दिया, वो चीजें हम सेम मान के, लेकिन जो करंट है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तब तक होंगे, करंट तब तक फ्लो होगी जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे। सो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो ऑफ द करंट इन एनी कंडक्टर। ठीक है बच्चों। अब अगर बात करें और इसका अगर ग्राफ की बात करें हम, तो ग्राफ जो होता है, क्योंकि देखिए v इज इक्वल टू आई आर, तो ये वही वाला ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और इसका जो स्लोप है वो क्या दे देगा, हमें r दे देगा बच्चों। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे, अगला जो टॉपिक है हमारा वो आ गया रेजिस्टेंस। सो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। कि रेजिस्टेंस क्या है, ये इस बात का अपोज करता है, जो करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर में, जो फ्लोइंग ऑफ करंट है उसको हमेशा अपोज करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो उसके पाथ में एक तरह से बैरियर का काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर जो पाथ है उसको फॉलो होना चाहिए, तो उस पाथ के बीच में बैरियर का काम जो है वो रेजिस्टेंस करता है। तो रेजिस्टेंस of conductor is the opposition offered by the conductor to the flow of electric current। तो अब यहां से आपने ओम्स लॉ में देखा था कि V इज इक्वल टू आई आर। अगर यहां से R जो जिसको अभी तक हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल रहे थे, अब उसी R को क्या कहेंगे कि यही क्या है, रेजिस्टेंस है। यही क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाले तो वो कैसे निकलेगी, V अपॉन I। तो अगर यहां से बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। और यही बात तो हो रही थी, यही बात तो हो रही थी कि करंट को क्या ऑफर करेगा, ये अपोजिशन ऑफर करेगा, उसका अगेंस्ट ऑफर करेगा, उसके अपोजिट में रहेगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर करंट को आपको ज्यादा रखना है सर्किट में तो रेजिस्टेंस को कम होना पड़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे से है। तो ये रेजिस्टेंस की बात हो गई। सो R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ द कंडक्टर, कि जो कंडक्टर के फिजिकल फीचर हैं उनके टर्म्स में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले देखिए ये हमने देख लिया है, I इज इक्वल टू NEA/VD, देख चुके हैं इसको। सो अगर यहां पे VD जो वैल्यू है तो VD की वैल्यू क्या थी बच्चों, आपको याद होगी, VD इज इक्वल टू था Q/E, यही था ना, Q/E, या तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी मान ले इसको, तो E/m था इसमें। अरे ये यहीं पे तो लिखा गया था हमने, VD QE/m इंटू टाउ। सो ये जो है बच्चों ये हो जाएगा QE/m इंटू टाउ। और अगर यहां पे करंट की डायरेक्शन में ये पुट कर देंगे तो करंट में पुट करने के बाद V अपॉन I, और V अपॉन I बच्चों यहां से हम क्या लिख सकते हैं, R। यहां से V अपॉन I को क्या लिख सकते हैं, R। तो जो R है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, m अपॉन NE स्क्वायर टाउ अपॉन I अपॉन A। सो दैट विल बी द L। ये L क्या है,
ये उस वायर की लेंथ है, उस वायर की लेंथ है जिसकी रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो जो R है वो हमारा क्या आया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ मल्टीप्लाई बाई ए। तो ये जो रेजिस्टेंस है उसको मैं क्या कह सकता हूं कि इट विल बी प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, कि रेजिस्टेंस जो है वो उस लेंथ, उस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यही बच्चों अगर यहां से मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा सो आर विल बिकम रो एल बाई ए। और ये जो रो है वो है क्या, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल या तो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये जो डेरिवेशन है वो इस तरह से होगा। सो देखेंगे यहां पे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सो वेयर रो की वैल्यू अगर, क्योंकि हमने एल बाई ए रखा, तो यहां से अगर रो की वैल्यू निकाले तो रो की वैल्यू आपने क्या क्या रखा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, यही वैल्यू आपने रो की पुट की। तो एल बाई ए से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन आया, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो नाउ the resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the cross sectional area of the conductor and depends on the nature of material। अब ये मैटर के जो मटेरियल है उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का मटेरियल है। यानी अब फिजिकली भी वो इस बात पे, क्योंकि उसका लेंथ और उसका एरिया, यानी कि हम फिजिकल डायमेंशंस की बात कर रहे हैं और उस फिजिकल डायमेंशंस पे भी जो रेजिस्टेंस है मटेरियल का या कंडक्टर का वो डिपेंड करेगा। सो नाउ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड नॉट ऑन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। कि मटेरियल के नेचर पे तो बात करेगा लेकिन डायमेंशंस क्या है, अब वो स्फीयर है, सर्किल है या सिलेंड्रिकल है, इस बात पे डिपेंड नहीं, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है वो। बट जो है ज्योमेट्रिकल डायमेंशन की वो 3D है, 2D है, 1D, इस पे नहीं करेगा, सिर्फ लेंथ और एरिया की बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब अगर आगे बात करें तो हाँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज है कि जो केपी क्लासेस है, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की बात में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी जो ड्रीम है वो किसी ड्रीम कॉलेज जैसे कि डीयू, जेएनयू, बीएचयू जहां पे एडमिशन पाने का है और अपनी हायर स्टडीज को कंटिन्यू रखने का है, तो केपी क्लासेस जो है देख रहे होंगे आप लोग कि ये कोर्सेज लेके आया है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये सब कोर्सेज हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, यानी कि आप लोगों के लिए जो है मेन सब्जेक्ट की बैचेज चल रहे हैं सीयूटी प्रिपरेशन के लिए। और साथ ही में अगर आप जनरल प्लस लैंग्वेज की भी तैयारी करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अफोर्डेबल बैच में सारथी बैच जो है जिसका नाम है ये चल रहा है। तो आप लोग जल्दी से जाइए, इन बैचेस को परचेज कीजिए और एनरोल्ड होकर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए और अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लीजिए। और इस बैच को परचेज करने के लिए, लेकिन कहां से परचेज करें, तो परचेज करने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी का जो ग्रुप लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से जाइए, जल्दी से बैच लीजिए और बैच लेने के बाद में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा, वो है रिलेशन बिटवीन वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रो क्या था हमारा, रो हमारा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। आई क्या है, करंट, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जे क्या है, करंट डेंसिटी एंड वी क्या है, वोल्टेज। तो ये चीजें आपको पहले से पता है। अब हमने क्या लिखा कि रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई बाई जे, क्योंकि जे इज इक्वल टू क्या था बच्चों, जे इज इक्वल टू था आई बाई ए, यहां तक कोई दिक्कत। और आई इज इक्वल टू क्या था, एन ई ए और उसके साथ में वी डी, यही था बच्चों, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। सो अगर यहां से मैं Vd इज इक्वल टू लिखूं तो Vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई एन ई रो।
क्योंकि मैंने रो को क्या बोला, रो को मैंने बोला है कि रो मेरा जो डेंस, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है मटेरियल की, वो क्या है, E/J है। तो J की वैल्यू मैं अगर यहां से पुट कर दूंगा तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। यानी यहां से एक चीज देखिए कि जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मटेरियल। ठीक है, और Vd जो है, क्योंकि Vd जो है वो V/I होता है, आपको पता है जो ये है। अब ये क्या हो, क्योंकि E इक्वल टू क्या होगा बच्चों, V/I। तो यहां से अगर आप निकाल सकते हैं तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से एक चीज और आ गई कि जो Vd आपका आया है, जो बच्चों आपका Vd आया है, क्योंकि Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अगर बात करें, और ये एक चीज यहां पे देखिए मैंने इसलिए हाईलाइट कर रखा है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो Vd डिक्रीजेस एंड स्पेसिफिक जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी, एंड व्हेन I इंक्रीजेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस। देखिए इन चीजों को अगर मैं आपको समझाऊं बहुत ही आसान तरीकों से, तो पहले ये देखिए कि जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं मटेरियल में, ये मतलब किसी भी कंडक्टर पे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक काइनेटिक एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, और वो अपनी जो नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे अब उनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो जब बढ़ जाएगी, तो जब बढ़ेगी तो जो रिलैक्सेशन टाइम था क्या, कि दो कंसेक्यूटिव जो कोलिजन हो रहा था बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो क्या थी, तो Vd डिक्रीजेस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, बट रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल कैसे होगा, कि रो इज इक्वल, R इज इक्वल टू क्या था बच्चों, R इज इक्वल टू रो L/A था। यहां से अगर मैं रो निकालूं तो रो इज इक्वल टू RA/L। तो रो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो बाई एल, सो रो इज इक्वल टू RA/L। ठीक है, तो अब ये देखिए कि रेजिस्टेंस, अब आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगा, और जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, और जो करंट इंक्रीज होगा तो Vd आपका डिक्रीज होगा। क्योंकि जब करंट इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रॉपर वे में हो रहे हैं और बढ़ रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, सो नाउ अब बात करते हैं कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होती है। तो जैसे हमने कैपेसिटेंस और कैपेसिटर देखा था, सेम उसी तरह कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी देखेंगे। तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल किसका है, रेजिस्टेंस का है। और कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। दो चीजें हैं देखिए, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस देखा था और रेजिस्टिविटी देखी थी। तो जो कंडक्टेंस है, क्योंकि यहां पे अभी आपने देखा होगा यहां पे कि Vd स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, I करंट डेंसिटी। अब बात करते हैं सिग्मा की, बात आ जाती है, और ये सिग्मा क्या है बच्चों आपका, ये सिग्मा ही जो है वो कंडक्टिविटी है। तो सिग्मा जो है वो होती है 1/ρ, और रो आपका क्या है, रेजिस्टिविटी है। रो क्या है बच्चों, रेजिस्टिविटी है। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। सो 1/ρ, तो इसका जो है यूनिट होगा, सो यहां पे रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल है, और रो जो था वो आपका क्या था, उसकी जो रो की जो, क्योंकि रो इज इक्वल टू अगर देखें तो क्या था, RA/L। सो A/L से A/L कटेगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू मो बाई मीटर। सो नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस, कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस जो है उस पे क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए R की वैल्यू आपने यहां पे निकाल रखी थी, R की वैल्यू शायद यहां पे आपने फाइंड आउट किया था, R इज इक्वल टू ml/n² टाउ इनटू एरिया। अब इसी की बात हम करेंगे
कि R इज इक्वल टू आप लिख रखे हैं mn अपॉन एन स्क्वायर टाउ इंटू एरिया। सो अब होगा क्या कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही आप कंडक्टर की टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, द नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस ड्यू टू मोर इंटरनल एनर्जी एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। तो टाउ डिक्रीज करेगा, टाउ डिक्रीज करेगा, क्योंकि फिर मैंने बताया कि टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कितना रिलैक्स पॉइंट है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, उनको तो दे आर गेटिंग मोर काइनेटिक एनर्जी एंड आफ्टर दैट दे विल कोलाइड विद इन अ सेकेंड। सेकेंड तो मान लीजिए बहुत बड़ी यूनिट हो गई, फिर भी उनके बीच में जो टाइम कह सकते हैं हम कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो टाइम है कोलिजन की, वो बहुत ही जो है कम हो जाएगी। तो जब कम हो जाएगी तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस हो जाएंगे, जो टाइम लग रहा है वो डिक्रीज करेगा, देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। क्योंकि अगर यहां से देखें तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाउ एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर बढ़ाया है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, तो रेजिस्टेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। सो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से जो है अब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो आपको पता है कि इट्स क्वाइट ऑब्वियस, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज है किसी कंडक्टर का तो करंट जो है वो लेस मिलेगा हमें। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या रेजिस्टेंस का देखना है। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट को अल्फा के द्वारा लिखते हैं, और ये अल्फा जो है वो होता है डेल्टा आर, जो रेजिस्टेंस है उसके बीच में जो, क्योंकि एक क्या होगा, एक पहले रेजिस्टेंस होगा किसी कंडक्टर का, फिर जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो अब की बार उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा। तो जो दोनों रेजिस्टेंस है उनके बीच का डिफरेंस डेल्टा आर इंटू जो आपका क्या था, किसी इनिशियल टाइम पे जो रेजिस्टेंस था, एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अगर देखें कि अल्फा क्या है, कि जो पर्टिकुलरली किसी टाइम पे जो रेजिस्टेंस था डिवाइड, क्योंकि ये डेल्टा आर क्या था कि सपोज करिए पहले कोई रेजिस्टेंस 4 ओम था, 4 ओम होने के बाद में हुआ क्या कि वहां पे टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद रेजिस्टेंस अभी आपने देखा कि बढ़ जाएगा। तो नाउ दिस टाइम वी आर गेटिंग कोई अननोन नंबर और जो कि इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस से, तो उसका जो डिफरेंस आएगा उसको क्या करेंगे हम कि जो पर्टिकुलर टाइम हमने जिस पर्टिकुलर टाइम पे देखा है, तो पर यूनिट पर्टिकुलर टाइम इनटू रेजिस्टेंस, वो जो डिफरेंस है वही क्या होगा, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। और अगर बात करें हम इसकी कि वही जो है हमारा रेजिस्टेंस होगा, सो दैट विल बी द so if अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1, और ये R0 जो है वो R0 क्या है, R1 T2 माइनस R2 T1। सो R0 जो है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, RT जो है वो टेम्परेचर दे दिया हमने कोई, उस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। R1 रेजिस्टेंस जो है T1 टाइम पे है और किसी T2 टाइम पे। तो हम अलग अलग टाइम इंटरवल पे जो है क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल सकते हैं किसी रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है बच्चों। KP classes dedicated to excellence.